हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. सो लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड दैट इज़ डिमांड. ऑलराइट, सो व्हाट इज़ डिमांड? एक बार एक क्विक रिविजन करते हैं. डिमांड क्या बताया था मैंने आपको? व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल इज़ विलिंग टू बाय एंड ही हैज़ द एबिलिटी टू बाय. दैट मीन्स कोई भी एक पर्सन हो, वो एक कमोडिटी, कोई भी किसी पर्टिकुलर वो चीज़ खरीदना चाहता है एंड उसके पास एक डिज़ायर है खरीदने की, एंड ही हैज़ द एबिलिटी, उसके पास मनी है उसे खरीदने के लिए, तब हम बोलेंगे दैट इज़ डिमांड. अगर उसके पास एबिलिटी ना हो या फिर उसके पास उसकी विलिंगनेस ना हो, तब वी कैन नॉट कॉल अ डिमांड फॉर दैट कमोडिटी. ओके, सो नेक्स्ट कम्स हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड. ओके, नाउ डिमांड बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं. वन इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड द अदर इज़ मार्केट डिमांड. व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड? जैसे कि नाम बता रहा है हमें, इंडिविजुअल डिमांड इज़ द डिमांड ऑफ वन पर्सन. किसी भी एक पर्सन, किसी भी एक इंडिविजुअल की जब एक डिमांड होती है तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड. और मार्केट डिमांड इज़ द समेशन, दैट मीन्स व्हेन द टोटल क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट. जब हम सारे कंज्यूमर्स की, सारे हम पर्सनस की डिमांड को हम उसका सम कर दें, टोटल क्वांटिटी निकाल लें उसकी, देन वी कॉल इट मार्केट डिमांड. ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डिमांड, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही जिसे हम बोलते हैं बहुत ही पूछे जाने वाला टॉपिक है. एक एग्जाम्स में, कंपैरेटिव एग्जाम्स में आप कहीं भी देखें, आप क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो दिस इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. तो डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, वो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम और other factors remaining constant, when the price of a commodity increases, its demand decreases. And when the price of a commodity decreases, its demand increases. ये क्या कहना चाह रहा है लॉ ऑफ डिमांड? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. एक लॉ ऑफ डिमांड का एक वो है, अजम्पशन है, सिट्रस पैरबस, और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी. आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर कांस्टेंट रहें, जो चेंज अगर नहीं होते हैं, वो सेम रहते हैं, तो जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, और जब उसकी प्राइस डिक्रीज होगी तब उसकी डिमांड इंक्रीज होगी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर मैं बोलूँ आई हैव 10 रुपीज़, ठीक है, अगर मैं बोलूँ मुझे 10 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदनी है और उसकी प्राइस बढ़ गई 20 रुपीज़ हो गई उसकी प्राइस, तो मेरी डिमांड क्या ऑटोमेटिकली चॉकलेट की डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, और अगर मैं बोलूँ उसी चॉकलेट की प्राइस डिक्रीज़ होकर 10 से 5 पर आ गई, तो मेरी डिमांड ऑटोमेटिकली उस चॉकलेट के लिए इंक्रीज़ हो जाएगी. तो ये हमारा एक रिलेशनशिप है जिसे हम बोलते हैं, एक इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में. जब प्राइस बढ़ेगी, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज इट्स डिमांड इंक्रीजेज. ओके, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है. प्राइस बढ़ती है, डिमांड घटती है, प्राइस घटती है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस इंक्रीजेज, डिमांड डिक्रीजेज, प्राइस डिक्रीजेज एंड डिमांड इंक्रीजेज. तो देयर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप between price and quantity demand of a particular commodity. All right, okay. So ये हमारा क्लियर हो गया. Now अब मैंने आपको बताया था ceteris paribus और अदर फैक्टर्स जो हमने अभी पढ़े कि लॉ ऑफ डिमांड में अगर कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहें, कुछ फैक्टर्स अगर वो चेंज नहीं होते हैं, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा. अब उसको वो बोलते हैं हम ceteris paribus, जिसका मतलब होता है विच मीन्स अदर फैक्टर्स और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. अब ये अदर फैक्टर्स क्या हैं? ओके, फर्स्ट फैक्टर है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर, नेक्स्ट टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, नेक्स्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एंड नेक्स्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. ओके, व्हाट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर? इनकम ऑफ कंज्यूमर मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर की इनकम. अगर मेरी इनकम है, मान लो 100 रुपीज़ मैं कमाती हूँ मंथली. ओके, जस्ट रैंडम एग्जाम्पल, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरी इनकम है 100 रुपीज़ मंथली. तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, 100 से हो गई वो 200 रुपीज़ मंथली, तो मेरी डिमांड ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ के लिए वो बढ़ जाएगी. ओके, तो जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी वो इंक्रीज़ होगी ही. नेक्स्ट, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस. अगर मेरे किसी चीज़ के लिए टेस्ट्स हैं, कोई प्रेफरेंस है मेरी, ठीक है, कि भाई मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं उसे खरीदूंगी ही दूंगी. ठीक है, मुझे आईफोन पसंद है तो मुझे वो खरीदना ही है, तो मेरी उसकी डिमांड बढ़ी रहेगी. ओके, अगर कोई मैं जो मानती हूँ कि लेट्स से कोई भी ऐसी रैंडम चीज़ मुझे पसंद है, मुझे कोई पर्टिकुलर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पसंद हो, मुझे कोई ऐसी पर्टिकुलर कमोडिटी पसंद हो जिसके लिए मेरे कोई टेस्ट्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, तो मेरी उसके लिए डिमांड बढ़ जाएगी. ओके, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब आप सोचेंगे व्हाट इज़ रिलेटेड गुड्स?
अब रिलेटेड गुड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खूब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक सा ब्रीफ दे देती हूँ उसके बारे में। रिलेटेड गुड्स इकोनॉमिक्स में होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आप पूछोगे व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब होता है जब कोई भी दो कमोडिटीज़, कोई भी दो चीज़ें आपस में हम सब्स्टिट्यूट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कोई भी दो चीज़ें जो मिलके यूज़ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे बेसिक एग्जांपल, टी एंड कॉफ़ी। टी आप एक पर्टिकुलर एक पर्सन हो, आप टी भी पी सकते हो, आप कॉफ़ी भी पी सकते हो। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप टी भी पियोगे, आप टी और कॉफ़ी दोनों साथ में पियोगे, नहीं ना, ऐसा होता है नहीं। तो या तो आप टी पियोगे या आप कॉफ़ी पियोगे। तो ये दोनों गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। या मतलब तो इसमें क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि टी की प्राइस बढ़ गई, तो हो सकता है आप मतलब कि अगर आपकी बात अलग है कि आपको टी ही पीनी है, पर जनरली क्या होता है, अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लोग जो टी पीते थे वो कॉफ़ी पे स्विच कर जाएंगे। या फिर अगर प्राइस कॉफ़ी की बढ़ गई तो लोग जो कॉफ़ी पीते थे वो टी पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरों की डिमांड बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा, ओके। दूसरा क्या मैंने आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पेन एंड इंक। अब पेन एंड इंक तो कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स नहीं हो सकते ना, क्योंकि दोनों मिलके ही यूज़ होंगे। पेन में इंक डलेगी तभी वो पेन यूज़ कर पाएंगे हम। तो अगर पेन की या फिर इंक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज़ होगी। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड लास्ट हमारा आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मतलब मैं मान के चलती हूँ कि फ्यूचर में कोई भी होने वाली हैपनिंग, अगर लेट्स से मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर में मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी आगे डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर मैं सोचती हूँ कि चलो फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसकी प्राइस घटने वाली है, डिक्रीज़ होने वाली है, तो मैं ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड फ्यूचर में अपनी बढ़ा दूंगी, ठीक है। या फिर कोई और रियलिस्टिक, फॉर एग्जांपल मैं सोचती हूँ कि लेट्स से फ्यूचर में गोल्ड की प्राइसेस आई एम सॉरी फ्यूचर में गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज़ होगी, तो हम क्या करेंगे, अभी हम गोल्ड लेके रख लेंगे ताकि आगे हमें लॉस ना हो। ऑलराइट, ओके। तो ये हमारे थे कुछ फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। अभी कुछ और फैक्टर्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ऑलराइट, सो अब तक के लिए हम यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आई होप आपको समझ आया होगा आज मैंने क्या पढ़ाया। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड हम आगे ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट माय डियर किड्स, ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।